नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस फिज़िकल एजुकेशन की क्लास में हम आपका क्लास 12th का प्री बोर्ड का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके फाइनल एग्ज़ाम में आपका फिज़िकल एजुकेशन का पेपर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आएगा और अंक विभाजन भी इसी तरह से होगा जैसा कि आपको प्री बोर्ड में पेपर दिया गया है। तो इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगी कि आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम में कितने प्रश्न करने हैं और उनके उत्तर किस तरह से देने हैं। तो बच्चों, आपके पेपर का समय रहेगा 2 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 35 हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस, जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो पढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। खंड क में 9 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 7 के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। खंड ख में 5 प्रश्न हैं, उनमें से 3 के उत्तर देने हैं, हर प्रश्न 3 अंक का है। और खंड ग में आपको 4 प्रश्न हैं, जिनमें से 3 के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है खंड क, पश्चिमोत्तान आसन के किन्हीं 2 लाभों का वर्णन कीजिए। एक एक नंबर का एक लाभ है, 2 नंबर का ये प्रश्न है। तो पहला लाभ तो ये है कि यह आसन कब्ज, गैस और पेट के विकारों को ठीक करता है। दूसरा, ये आसन अस्थमा, पीठ दर्द और शटिका में भी लाभदायक होता है। ये 2 लाभ हैं इस आसन के। दूसरा है शक्ति सहन क्षमता को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो किसी व्यक्ति में जो ताकत होती है, जो थकान की अवस्था में भी उसे रुकने नहीं देती, उसे रुकने के विरुद्ध काम करती है, उसे हम शक्ति सहन क्षमता कहते हैं। और खेलों में इसका बड़ा ही महत्व है, क्योंकि खेल जो है वो थकाने वाले होते हैं। तो उस समय जो शक्ति है वो उस थकावट के अगेंस्ट, उसके विरुद्ध काम करती है और खिलाड़ी जो है वो खेलों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और किन खेलों में इसका उपयोग होता है? लंबी दूरी की दौड़ों में, साइकिलिंग में, बहुत लंबे समय तक जो तैराकी की जाती है, तैरना है, उसमें भी इसका प्रयोग, जो आवश्यकता इसकी होती है। नेक्स्ट है आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा बेटे मोटिवेशन को कहते हैं। तो एक तो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलता है और दूसरा बाहर से। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये बताना है। तो जब किसी व्यक्ति का आंतरिक आग्रह जो उसे गतिविधि के लिए प्रेरित करता है, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाहरी कारण जो किसी व्यक्ति को कुछ करने या कुछ प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते हैं, बाध्य करते हैं, उन्हें बाहरी अभिप्रेरणा कहते हैं। अब इनके उदाहरण आप देंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं जैसे आनंद, किसी काम में बहुत आना, किसी काम में दिलचस्पी होनी, किसी काम के प्रति जिज्ञासा होना, मनोरंजन के लिए किसी काम को करना, ये सब तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। और बाहरी कारक क्या हैं? किसी सामाजिक मान्यता के कारण किसी काम को करना, पुरस्कार के लालच में करना, प्रशंसा के लालच में करना, अपनी प्रतिष्ठा को या व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए करना, ये सब बाहरी मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं। यहाँ पर इन दोनों में ये अंतर है। चौथा प्रश्न है ADHD और ASD का विस्तारित रूप लिखिए। तो ADHD का विस्तारित रूप है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब ध्यान में या तो बहुत कमी, न्यूनता, या अति सक्रियता विकार, या बहुत ज़्यादा सक्रिय होना या ध्यान में बहुत ज़्यादा न्यूनता या कमी होना। और ASD का फुल फॉर्म है ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीनता स्पेक्ट्रम विकार भी इसे हिंदी में हम कहते हैं। ये दोनों इसके विस्तारित रूप हैं। प्रश्न 5 है हृदय वाहिका संस्थान पर व्यायाम के किन्हीं 4 दीर्घकालिक प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। तो जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी हृदय वाहिका संस्थान पर जो उसके दीर्घकालिक प्रभाव हैं वो इस तरह से हैं। हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, कार्डियक आउटपुट में वृद्धि होती है, रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है और रक्त कोशिकाओं में वृद्धि होती है। प्रश्न 6 है खेलों में उचित उदाहरण देते हुए आइसोकाइनेटिक विधि का वर्णन कीजिए। तो आइसोनाइटिक व्यायाम कौन से हैं बच्चों? जो व्यायाम मशीनों के साथ किए जाते हैं। आप इसके लिए जिम का उदाहरण देख सकते हैं। जिम में बहुत सारी मशीनें होती हैं और उन पर तरह तरह के व्यायाम किए जाते हैं। ये व्यायाम जो हैं हमारी भुजाओं को सक्रिय करते हैं, हमारे शरीर को एक्टिव करते हैं। इनको करने के लिए
ऐसी मशीनों का प्रयोग होता है जो संकुचन की गति को वास्तविक गति की सीमा तक बनाए रखती हैं। इन व्यायामों से सहन शक्ति और विस्फोटक शक्ति का विकास हमारे अंदर होता है। साथ ही मांसपेशियों में भी संकुचन द्वारा गति की अधिकतम सीमा से अधिकतम शक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 7 है, संवेदी प्रसंस्करण विकार SPD के किन्हीं दो लक्षणों और कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहले तो आप इसके लक्षण बताएंगे कि यह विकार शक्ति की इंद्रियों को जैसे छूना, सुनना, देखना, स्वाद लेना, सुगंध लेना, इन सबको प्रभावित करता है। और दूसरा, इस विकार में शरीर पर नियंत्रण ना रहने से शरीर के अंगों में आपस में समन्वय या कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है। इसके कारण आपसे पूछे गए हैं, कोई दो कारण बताइए। तो एक तो अनुवांशिक कारण है, दूसरा है जन्म के समय वजन का कम होना, तीसरा है नशीले पदार्थों की लत होना। नेक्स्ट प्रश्न है, मोच क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो मोच क्या है? मोच लिगामेंट की चोट है। इसमें मांसपेशियों को संयुक्त ऊतकों और लिगामेंट द्वारा अस्थियों से जोड़ा जाता है। मोच जो है अधिकांश हमारे जोड़ों के आसपास पाई जाती है और इसमें लिगामेंट में अधिक खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण कई बार लिगामेंट टूट भी जाते हैं। मोच मुख्य रूप से हमारे घुटने में, पैर के टखने में, हाथ की कलाई के जो जोड़ हैं वहाँ पर आती है। अब इसका उपचार भी पूछा गया, प्रबंधन पूछा गया है। तो प्राइस थेरेपी का प्रयोग करना चाहिए, हाइड्रोथेरेपी का प्रयोग किया जा सकता है। जो भी हमारा अंग मोच से प्रभावित है उसको आराम की स्थिति में रखना चाहिए। ये सब इसको ठीक करने के उपाय हैं। प्रश्न 9 है, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने वाली किन्हीं दो रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन हैं? जो CWSN बच्चे होते हैं, जिन्हें स्पेशल नीड की आवश्यकता होती है। तो उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण करने के लिए एक तो पहले से जो उनकी डॉक्टरी जांच की गई है उन रिपोर्ट्स को देखना चाहिए। उनका पहले उनके साथ कैसा अनुभव रहा है, उनकी रुचि किस में है, इन सब बातों का ध्यान रखकर ही उनकी शारीरिक क्रियाओं का निर्धारण किया जा सकता है। अब खंड खा प्रारंभ हो गया, जिसमें 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। कार्ल जंग द्वारा प्रतिपादित किए गए व्यक्तित्व के प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो कार्ल जंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए हैं। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। अंतर्मुखी जिसे इंट्रोवर्ट कहते हैं, इसमें जो व्यक्ति अंतर्मुखी होते हैं उनका सामाजिक दायरा बहुत सीमित होता है, शर्मीले स्वभाव के होते हैं, दूसरों लोगों से आसानी से घुलते मिलते नहीं हैं। जो बहिर्मुखी लोग हैं वो सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं, उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, सबसे घुल मिल कर रहना पसंद करते हैं। तीसरा है उभयमुखी। तो इस प्रकार के व्यक्तियों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये लोग खेलों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें आत्मावधारणा, मानसिक क्रूरता, भावनात्मक स्थिरता और तुरंत निर्णय लेने की और योजना बनाने की, ये सब गुण जो हैं इन लोगों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता की इसके लक्षणों के आधार पर व्याख्या कीजिए। अब बौद्धिक अक्षमता क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी, मानसिक रूप से जो बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो इस प्रकार की अक्षमता जब होती है तो बच्चे में ज्ञान की कमी होती है, किसी भी समस्या को समझने, सीखने, हल करने में वो बच्चा असमर्थ रहता है, सामाजिक जीवन भी उसका सामान्य नहीं होता और प्रत्येक गतिविधि को करने में उसे बहुत ही समय लगता है। और इस साथ ही साथ इसके लक्षण कौन से हैं? ऐसा बच्चा जो है अन्य बच्चों की तरह किसी भी क्रिया को आसानी से नहीं सीखता, आसपास की घटनाओं और दूसरों के बोलने पर बच्चा जो है वो अपनी प्रतिक्रिया देर से व्यक्त करता है। कभी कभी इनके चेहरे में भी विकृति होती है, जैसे जबड़े, दांत, सिर या लार गिरती रहती है। और ऐसे बच्चे जो हैं वो बैठने में, चलने में, हाथ पैर का प्रयोग करने में भी कठिनाई अनुभव करते हैं। प्रश्न 12 है, सामान्य खेल चोटों के वर्गीकरण के लिए एक फ्लो चार्ट बनाएं। तो कैसी सामान्य खेल में कैसी चोटें लगती हैं उनका फ्लो चार्ट बनाना है। जैसे कोमल उत्तक की चोटें, कठोर उत्तक की चोटें, जोड़ों की चोटें, ये मुख्य पॉइंट इसमें हो जाएंगे। अब इनके बारे में आप बताएंगे। कोमल उत्तक चोट है जैसे खिंचाव आ जाना, मोच आ जाना, रगड़ लगना, छिल जाना, चीरा लग जाना इत्यादि। कठोर उत्तक की चोटें हैं
जैसे आड़ा तिरछा, कोई हड्डी का टूट जाना, अस्थि भंग हो जाना, बहुत सारी हड्डियों का टूट जाना, ये सब कठोर ऊतक की चोटें हैं। और जोड़ों की चोटें कौन से हैं? जिसमें जबड़े का विस्थापन, विस्थापन मतलब अपनी जगह से हिल जाना, कंधे के जोड़ का विस्थापन, कूल्हे के जोड़ का विस्थापन, ये सब जोड़ों की चोटों में आता है। प्रश्न 13 है, मोटापे की रोकथाम के लिए उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 2 आसनों को सूचीबद्ध कीजिए और प्रत्येक के 2-2 लाभ बताइए। तो मोटापे की रोकथाम करने वाले पहले तो 2 आसन आपको बताने हैं। ये आसन है और अर्धमत्तेंद्र आसन है। अब इनके लाभ आपको बताने हैं। तो त्रिकोण आसन के लाभ हैं कि ये आपकी रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को सुधारता है। यह आसन रक्त का जो संचरण है शरीर में उसको बढ़ाता है, गर्दन और पीठ के दर्द को दूर करता है। और दूसरा है इसमें अर्धमत्स्येंद्र आसन, जो हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में हमारी मदद करता है और हमारे पाचन तंत्र में भी सुधार करता है। प्रश्न 14 है, निरंतर प्रशिक्षण विधि की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो जो कंटिन्यूस लगातार ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो इस विधि में क्या होता है, व्यायाम को बिना रुकावट के लंबे समय तक किया जाता है। इस विधि में तीव्रता कम होती है क्योंकि व्यायाम लंबे समय तक किया जाता है। और इस विधि में हृदय की गति 120 से 160 प्रति मिनट तक रहती है। इसके लाभ ये हैं कि ये मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या और आकार बढ़ाता है। यह प्रशिक्षण विधि हृदय और हमारी सांस लेने वाली प्रणाली के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और इसके साथ साथ इससे वजन कम करने में भी हमें मदद मिलती है। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि द्वारा हम क्या करते हैं, लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक किसी व्यायाम को कर सकते हैं। खंड ग शुरू हो गया है। प्रश्न 15 है, व्यक्तित्व के 5 बड़े सिद्धांतों में से किन्हीं 4 सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो 5 सिद्धांत पहले तो कौन कौन से हैं? खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता, मनोविक्षुब्धता। अब इसमें से आपको इनमें से 4 सिद्धांतों के बारे में बताना है। तो पहला तो खुलापन लेंगे कि इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा नई चीज़ सीखने में रुचि रखते हैं, हमेशा जीवन के नए अनुभवों को प्राप्त करना चाहते हैं। वो बहुत ही सामाजिक होते हैं और बहुत ही सृजनशील होते हैं। कर्तव्यनिष्ठ जो होते हैं लोग, ऐसे व्यक्तियों में कर्तव्यनिष्ठा भी बहुत उच्च कोटि की पाई जाती है। समय के पाबंद होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। बाहिर्मुखता मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही सामाजिक होता है। समाज में दूसरे लोगों से मिलकर अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं, अपने विचारों को निसंकोच प्रकट करते हैं और उनकी सोच भी पॉजिटिव या सकारात्मक होती है। चौथा है सहमतता। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत ही सरल स्वभाव के होते हैं, ईमानदार होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, दयालु होते हैं। इनके साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होती। कुल मिलाकर इनका जो दृष्टिकोण है वो परोपकारी होता है। तो ये हो गया प्रश्न 15। प्रश्न 16 है, प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक चिकित्सा के किन्हीं 3 उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा से तात्पर्य ये है कि घायल, बीमार या किसी दुर्घटना के हो जाने पर व्यक्ति को सबसे पहले जो सहायता दी जाए उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। और इसके 3 उद्देश्य बताने हैं। तो पहला उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। जो घायल व्यक्ति है या जिसकी दुर्घटना हुई है उस व्यक्ति की जीवन की रक्षा करना कि उसके प्राणों को कोई नुकसान ना हो। दूसरा, उसकी दर्द और पीड़ा को कम करना, जल्दी से उसे इस तरह की मदद पहुंचाना कि उसके दर्द को आप कुछ कम कर सकते हैं। और तीसरा है बदतर होने की स्थिति में पहुंचने से बचाव करना। ये ना हो कि उसको समय पे मदद ना मिले, उसका बहुमूल्य जीवन बच ना सके और उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाए। तो इसलिए अगर हम प्राथमिक चिकित्सा बड़ी सूझबूझ से देते हैं तो हम किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकते हैं। प्रश्न 17 है, सहन क्षमता को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों को उचित उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले आपको सहन क्षमता की परिभाषा बतानी है कि हर्रे के अनुसार सहन क्षमता थकान की स्थिति में वांछित गुणवत्ता और गति के साथ खेल की गतिविधियों को करने की क्षमता है। इसमें क्या है, जब थकान होती है
तो आप तब भी अपनी गुणवत्ता और अपनी गति बनाए रखते हैं। इसी को हम सहन क्षमता कहते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आपसे सहन क्षमता के विभिन्न प्रकार उदाहरण सहित पूछे हैं। तो सहन क्षमता के प्रकार इस तरह से हैं। पहला है मूलभूत सहन क्षमता, दूसरा है सामान्य सहन क्षमता, तीसरी है विशिष्ट सहन क्षमता। तो मूलभूत सहन क्षमता की परिभाषा आप बताएंगे कि खिलाड़ी की वह योग्यता जिसमें वह गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखे उसे मूलभूत सहन क्षमता कहते हैं। इसमें बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं, जैसे सामान्य दौड़, जॉगिंग, तैराकी इत्यादि। दूसरा है सामान्य सहन क्षमता। यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह तेज और धीमी गति विधि को बिना थकावट के पूरा कर सकता है। यह गतिविधि एरोबिक या एनारोबिक किसी भी प्रकार की हो सकती है। तीसरी है विशिष्ट सहन क्षमता। यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी खास या विशेष सहन क्षमता वाली गतिविधि को बिना थकावट के पूरा करे, जैसे भार उठाना, कुश्ती लड़ना, हॉकी या फुटबॉल में खिलाड़ी की जो विशिष्ट सहन क्षमता है वो एक अलग तरह की होती है। नेक्स्ट है भुजंगासन करने की विधि तथा इसके लाभों का वर्णन कीजिए और उसका रेखाचित्र भी खींचिए। तो रेखाचित्र में आपको बताना है कि भुजंगासन किस तरह से बैठकर किया जाता है और इसकी विधि और इसके लाभ इस तरह से हैं। पहले विधि बताएंगे कि पहले आप पेट के बल लेट जाएंगे, हथेलियों को कंधे के नीचे और वक्ष स्थल के दोनों ओर भूमि पर टिकाएंगे। कोहनियाँ ऊपर मुड़ी हुई और भुजाएं जो हैं वो वक्ष से सटी हुई होंगी। दोनों पैरों को घुटने, एड़ी और पंजों से मिलाकर सीधा करेंगे। सांस को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे माथा, चेस्ट का पोर्शन और अपने उदर को, पेट को क्रमशः ऊपर की ओर उठाएंगे और जो आपका कमर का नीचे का भाग है वो पृथ्वी पर ही स्थापित रहेगा, ज़मीन पर लगा रहेगा। कंधे, सिर और अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे ले जाकर जितना मोड़ सकते हैं उतना मोड़ें और इस अवस्था में सामान्य सांस लेते हुए 3-4 मिनट तक रुकें। ये तो हो गई इसकी पूरी भुजंगासन की प्रक्रिया। अब इसके लाभ बताने हैं। तो लाभ क्या है कि ये हमारी कमर को, मेरुदंड को सीधा रखता है, रीढ़ की हड्डी को, पाचन संबंधी जो समस्याएं हैं उन्हें ठीक करता है, मोटापा कम करने में हमारी मदद करता है और खून के दौरे को, रक्त के प्रसार को बढ़ाता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका फर्स्ट टर्म का, आपका प्री बोर्ड का CBSE का पेपर था, जिसे हमने समझा किस तरह से आपको प्रश्नों के उत्तर इसमें लिखने होंगे और किस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपको आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सभी विषयों पर मेरे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे और आप उनसे लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद।